हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है, क्लास 7th की क्लास चल रही है और इसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे। इसका नाम था हम एक कमीज की कहानी, है ना। तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था बाजार, और उसमें हमने विभिन्न प्रकार के बाजार पढ़े थे। इस चैप्टर में हमने एक, जैसे आप एक कमीज बनती है तो शर्ट जो बोलते हैं इसको, तो वो आपका किन किन चरणों से होके गुजरती है, उसको बना कौन रहा है, उसमें यूज होने वाली जो रुई होती है उसको कौन बना रहा है, ठीक है। फिर उस रुई को आगे कैसे बेचा जाता है, फिर जो उस रुई को खरीदता है वो उसको आगे कहाँ बेचता है ना। तो ऐसे हमने देखा था। फिर इसमें हमने देखा था कि बुनकर जो होते हैं वो मुनाफा कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसमें हमने चरण देखे थे, ठीक है। तो आज हम उसी चैप्टर को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें देखते हैं कि और कौन-कौन से लोग इस कमीज में अपना क्या दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, और क्या वो वास्तव में मुनाफा कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो एक स्वप्ना थी, जो कहाँ कुरनूल में कपास उगाने वाली किसान थी। तो वो अपने, जो भी वो कपास उगाती थी, वो उसने उसको कहाँ बेचा था, एक उसी व्यापारी को बेचा जिससे उसने कुछ लोन या ऋण लिया था, ठीक है। क्योंकि खेती करने के लिए आपको बीज हो गया, खाद हो गया, कीटनाशक हो गया, इनकी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए उसने एक अपने स्थानीय व्यापारी है उससे लोन लिया था, और बदले में एक शर्त रखी थी कि जो भी कपास उसकी खेत में होगा वो उसी को बेचेगा, है ना। तो ये हमने देखा था इसमें। फिर हमने देखा था कि जो व्यापारी था उसने उसको 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 6000 रुपये दिए, ठीक है। उसमें से 3000 उसने लोन जो दिया था स्वप्ना को वो काट लिया था, और 3000 उसके पास रह गए थे, ठीक है। जिसपे स्वप्ना ने बोला भी था कि बाहर हमें तो मतलब ज्यादा प्राइस मिलना चाहिए था इस रुई का, लेकिन उसको कम मिला। तो व्यापारी उसको बोलता है कि आपको इतना भी दे रहा हूँ काफी है, अगर आप मार्केट में जाओगे तो वहाँ तो रुई बहुत सस्ती है, वहाँ आपको क्या होगा और कम रेट पे मिलेगा। तो सपना उससे ज़्यादा बहस नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी बाद में, जैसे बीमारी के टाइम पे या बच्चों की फीस के लिए या और भी जो भी स्थिति होगी, तो उसमें यही जो व्यापारी है उसको क्या करेगा, दोबारा से लोन दे देगा। इसलिए वो अपना मन मार के उसको जितनी भी रुई होती है कम दाम पे बेच देती है, ठीक है। फिर हमने इसमें जरोड़ का कपड़ा बाजार देखा था, जहाँ पे गांव में रहने वाले जो बुनकर होते हैं वहाँ पे कपड़ा बनाते हैं। तो ये जो व्यापारी होती है, जो भी इनके पास रुई होती है, कच्चा माल होता है, यहाँ पे बुनकरों को देते हैं, और जो भी उनका ऑर्डर रहता है उस हिसाब से बुनकर ये ऑर्डर तैयार करते हैं, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं इसमें आगे। तो इस तरह से हमने इसमें बाजार देखे थे कि एक बाजार में दुकान हो सकती है, व्यापारी की दुकान हो सकती है, छोटे छोटे उन्होंने पावर लूम लगा रखे थे जो बिजली से चलते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते थे, उस तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। फिर हमने दादन व्यवस्था देखी थी इसमें कि दादन व्यवस्था क्या है। तो दादन व्यवस्था में क्या था कि एक व्यापारी क्या क्या करता है, कच्चा माल लेके आते हैं और उसको बुनकर को देता है, ठीक है। बुनकर क्या करता है, उस कच्चे माल को एकदम तैयार करके वापस व्यापारी को देता है। तो इसी सिस्टम को या इसी व्यवस्था को हमने दादन व्यवस्था देखा था, ठीक है। फिर इसमें हमने ये भी देखा था कि जो दादन व्यवस्था में जो हमारे बुनकर रहते हैं उनको क्या होता है, बहुत नुकसान होता है, ठीक है। मतलब अगर एक करघा भी उनको अगर खरीदना होता था तो वो कम से कम 2000 रुपये का आता था, सॉरी 20,000 रुपये का आता था। और एक घर में लगभग जो छोटे बुनकर होते थे, कम से कम उनको 2 करघे लगते थे बनाने के लिए कपड़े। तो 2 के लिए कम से कम 40,000 का उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था करघे खरीदने के लिए, है ना। तो 12-12 घंटे तक काम करने पर भी उनको केवल कितना मिल रहा था, महीने का 3500 रुपये ही कमा पा रहे थे, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा है, कम है, ठीक है। तो ये जो दादन व्यवस्था थी, जिसको पुटिंग आउट सिस्टम भी कहते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे व्यापारी क्या करता था, कच्चा माल देता था किसको, बुनकर को, और बुनकर उसे तैयार माल वापस करता था, ठीक। बट इसमें हमने देखा था कि ज्यादा फायदा किसको होता है, उस व्यापारी को होता था। जो बुनकर हैं, जो 12-12 घंटे काम भी कर रहा है पर उसको कोई इसमें फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें आज। फिर एक और टॉपिक हमने देखा था कि जो बुनकर सहकारी संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जहाँ पे जो सारे बुनकर हैं आपस में मिलकर काम करते हैं और यहाँ पे कपड़ा तैयार करते हैं। तो इसमें थोड़ा सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है,
सरकार क्या करती है कि जो भी ऑर्डर होते हैं, जैसे स्कूलों में ड्रेस बनानी है और भी कोई यूनिफॉर्म वगैरह के कोई काम होते थे, तो इन संस्थाओं को दे देती थी, या इनसे डायरेक्ट क्या करते थे, कपड़ा खरीद लिया जाता था। तो इससे क्या होता था, जो मार्केट में जो रेट चल रहा होगा, जो दाम चल रहे होंगे उस टाइम पे कपड़े के, उसी दाम पे खरीदा जाता है। और अगर यही जो बुनकर लोग हैं, अगर किसी व्यापारी का कपड़ा बना रहे होंगे, तो उसको बहुत कम दामों में देता था, है ना। तो इससे क्या हुआ, ये जो सहकारी संस्थाएं आई, उससे इन लोगों को, जो बुनकर हैं स्पेशली, उनको काफी ज्यादा हेल्प हुई है ना, क्योंकि सरकार तो उस हिसाब से इनसे लेगी जिस हिसाब से मार्केट में रेट चल रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। आज देखते हैं कि दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। तो जरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा, ठीक है, वहां पे उसने उस कपड़ा बना लिया था, जो भी बुनकरों ने क्या करा, उसको बना रखा था। अब वो कहाँ लेके आता है, उसे दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने में भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। तो आपको सिर्फ एक कपड़ा मिला है ना, जो भी करा उन्होंने एक कपड़ा बनाया। अब इस कपड़े से बहुत सारी चीजें बना सकती हैं, कोई शर्ट बनाएगा, है ना, कोई शर्ट बना सकता है, कोई पैंट बना सकता है ना, कोई पैंट बना सकता है, कोई और कोई ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म होगा। तो आप इस एक कपड़ा है फिलहाल आपके पास, उससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो वो क्या करा, जो जरूर का व्यापारी था, ठीक है, जो बुनकरों ने ऐसा कपड़ा बनाया था, उसको लेके वो चला गया दिल्ली के कारखाने में। अब उस कारखाने में क्या है, उससे कमीजें बनाई जा रही हैं, शर्ट बनाई जा रही हैं। तो ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं, है ना, फॉरेन में भी ये भेजी जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, है ना, ऐसे व्यवसाय भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। स्टोर मतलब बड़े बड़े, जहाँ पे आपका सामान रखा जाता है। तो बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। तो जो भी उनको सामान जहां से वो ले रहे होंगे, वो बहुत सस्ते रेट में मिल रहा होगा। ठीक है, तो बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी जो होते हैं, वो केवल अपनी ही शर्तों पर व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम दर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त रखते हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि आपको आपको बहुत कम रेट पे हमें सामान देना है, ठीक है। दूसरा कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, और टाइम पे हमें सामान भी देना है आपको, है ना। तो ये सारी कंडीशन वो रखते हैं, तभी वो कहते हैं कि हम आपसे माल खरीदेंगे। तो अगर बल्क में आपको माल खरीदना है, बल्क में कपड़ा खरीदना है, तो व्यापारी अगर चाहे, अगर आपसे बल्क में माल खरीदना चाह रहे हैं, तो वो कंडीशन रख रहे हैं। कंडीशन कौन सी, एक तो प्राइस जो है बहुत कम करो, प्राइस कम कर दो। दूसरा क्वालिटी, क्वालिटी आपको बहुत अच्छी रखनी है। और तीसरा है टाइम, जो भी ऑर्डर आपको दिया जाए उसको आपको टाइम पे पूरा करना है ना। तो ये शर्तें क्या करते हैं, व्यापारी रखते हैं किसी भी सामान को खरीदने के टाइम पे। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल में जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है ना। अगर किसी ने क्या करा, सामान थोड़ा खराब हो गया या लेट दिया, तो उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा सख्ती होती है, व्यापारी करते हैं बुनकरों के साथ या छोटे व्यापारी के साथ। इसीलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों के भरसक पूरा। तो जो भी हमारे निर्यातक रहते हैं, जो इनको सामान बेच रहे होते हैं, तो ये जो खतरनाक शक्तिशाली ग्राहक रहते हैं, उनको जो उनके द्वारा निश्चित की गई शर्तें रहती हैं, उनको भरसक पूरा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो क्या कर देंगे, पता चला ऑर्डर दिया तुम्हें और तुम्हारी ऑर्डर में कुछ गड़बड़ी हुई, या तुमने लेट ऑर्डर दिया और बाद में ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो तुमने जितनी भी मेहनत से पूरा ऑर्डर बनाया होगा, तो तुम्हारा सारा पैसा क्या हो जाएगा, बर्बाद नहीं हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो निर्यातक होते हैं, वो उनकी शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। तो ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के दबावों के कारण ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम कर लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दाम पर वस्त्र बेच देते हैं। तो जो भी शर्तें हमारे ग्राहक रखते हैं, उससे क्या हुआ, जो कारखाने में काम करने वाले जो निर्यातक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने खर्चों में कटौती करते हैं। एक
दूसरा, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको क्या करते हैं, कम मजदूरी देके भी उनसे ज्यादा काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो अपना लाभ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे काम करने वाले मजदूर हैं, है ना, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बहुत ज्यादा काम करा रहे हैं। ठीक है, अगर 12 घंटे का काम कर रहे हैं तो उनसे 14-14 घंटे काम करवा रहे हैं। इस तरह से अपनी जो सपोज टाइम पीरियड होगा, इतने टाइम पे तुम्हें ऑर्डर पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए वो ये सारी चीजें क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में, ठीक है, तो एक गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। तो इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इसमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। अस्थायी रूप मतलब नॉन परमानेंट जो होते हैं। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह दे सकता है ना। तो कोई फिक्स जॉब नहीं है, जब मालिक का मन करेगा उसको बुला लेंगे काम पे, जब लगेगा अब काम नहीं है उसको भगा दिया जाएगा। तो कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। ठीक है, जो भी मजदूरी होती है उनकी स्किल के बेस पे की जाती है। जिसकी जितनी अच्छी स्किल होगी उसको उतना ज्यादा क्या दिया जाएगा, दिहाड़ी या कामगार दिया जाएगा। ठीक है, काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 प्रति माह होता है। तो सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, दर्जी को, है ना। सबसे ज्यादा टेलर को मिल रहा है, और वो भी कितना मिल रहा है, 3,000 प्रति माह। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने का काम देते हैं, बटन टाँकने का काम देते हैं, इस्त्री करने का काम देते हैं, पैकिंग करने के लिए काम रखा जाता है। तो इन सब कामों के लिए स्त्रियों को वहाँ पे सहायक के रूप में करते हैं। जैसे धागा काटना हो गया, बटन लगाने का काम हो गया, है ना, प्रेस करने का काम हो गया, पैक करने के लिए, काम करने के लिए, इन सब कामों के लिए क्या जाता है। और इन कामों के लिए क्या होता है, न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। क्योंकि इन कामों करने के लिए कोई स्किल नहीं है हमें, है ना, कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो स्किल की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे जो लेबरी है वो क्या होती है, बहुत कम मिलती है। लेकिन टेलर है, वो स्किल का काम है, तो उसकी जो लेबरी होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे उन्होंने एक चार्ट दे रखा है कि दर्जी का जो भुगतान है, दर्जी की एक तरीके से सैलरी है वो 3,000 रुपये प्रति माह है। अगर आपको इस्त्री करना है तो 1.5 रुपये आपको प्रति पीस, अगर एक शर्ट आपको प्रेस कर रहे हो तो एक शर्ट का आपको मिलेगा 1.5 रुपये, है ना। अगर जांच करना है कि कपड़ा खराब है या नहीं है तो उसके लिए आपको मिलेगा 2,000 रुपये प्रति माह। धागे काटना या बटन लगाने का जो काम होता है, जो महिलाएं कर रही हैं, उसमें आपको 1,500 रुपये प्रति माह मिल रहा है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आज के हिसाब से ये कितना कम है। ठीक, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके आगे क्या हो रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। अब जो भी कमीज बनी वो बाहर एक्सपोर्ट की। जैसे अमेरिका की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अमेरिका में वो कमीज क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूएसए कहते हैं। ठीक है, के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। तो कोई यूएसए में दुकान होगी, बड़ी दुकान, जहाँ पे बहुत सी क्या है, कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है। $26 मतलब अगर मैं इंडियन रुपए की बात करूँ तो 1800 रुपये में वहाँ बेची जा रही है ना। एक शर्ट की कीमत कितनी रखी गई यहाँ पे, 1800। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। लाभ 900 का, विज्ञापन 400 का, भंडारण का कॉस्ट 200 का, क्रय मूल्य 300 का। तो इन्होंने उनके कुछ प्राइस लगा रखे हैं उस पे। अब देखो, चित्र के अनुसार दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमीजों के व्यापारी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीजें कितने में खरीदी होंगी, 300 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी है, 300 में। प्रति कमीज के हिसाब से खरीदारी, ठीक है, 300 रुपये। फिर उसने क्या करा, संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए कितने दिए उसने, 400 रुपये। इसके बाद लगभग प्रति कमीज स्टोर में रखने के उसने 200 रुपये दिए, है ना। दर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज में 900 रुपये की लागत पड़ी, जबकि वह उसे 1800 में बेचता है। तो देखो ना, इसको प्राइस को अगर उसने क्या करा, सबसे पहले उसने खरीदा उसको एक शर्ट का 300 रुपये में, शुरू में, है ना। उसके बाद
400 रुपये उसने उस पर लगाए, एडवर्टाइजमेंट जो भी होता है। फिर यहाँ पे उसने उसको स्टोर भी करा होगा किसी जगह, तो उसका भी उसने किराया वगैरह दिया होगा। तो इन तीनों को मिला के, है ना, 200, कितना कितना, सबसे पहले उसने 300 में खरीदा, फिर 400 उसने उसने ऐड में लगाए, फिर 200 उसने उसको स्टोर में लगाया हुआ। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 900 रुपये। तो ये 900 क्या है, उसको टोटल उसने जो भी खर्चा करा हुआ, ये 900 क्या है उसका खर्चा, है ना। और उसको लाभ कितना मिल रहा है, वो बेच कितने पे रहा है, बेच रहा है वो 1800 रुपये। तो खुद ही देखो, उसने खर्चा करा 900 रुपये का, है ना, और बेच रहा है 1800 में, तो लाभ होगा। देखो मतलब अगर मैं इसको बताऊं, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे उसने उसको खरीदा वो कितना है मेरा, 900 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है मेरा 1800 रुपये। तो क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब उसने बेचने वाली जो एक तरीके से जो अमाउंट है ना, वो विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तो अब जब उसको क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अगर आप इसको देखोगे, 1800 में से आप 900 माइनस करोगे तो कितने आएगा, 900 रुपये। तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 900 रुपये का। लाभ कितने का होगा उसको, 900 रुपये का। ठीक है। तो एक शर्ट देख रहे हो आप, कितना उस पर खर्चा लग रहा है, और 1800 रुपये उसको उसमें उसको बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हुआ, 900 रुपये। ठीक है। तो एक कमीज पर उसने कितना का मुनाफा कमाया, 900 रुपये का मुनाफा कमाया। बहुत जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। तो ये तो एक कमीज की बात कर रहा है कि एक कमीज पे वो 900 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है। जहां स्वप्ना थी, है ना, जो 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से उसे केवल 3000 रुपये मिल रहे थे, 3000 का उसने कमाया था। यहाँ एक शर्ट पे ही 900 रुपये कमा रहा है। तो सोचो अगर ये 100 शर्ट कमाएगा तो ये कितने कितने सारे पैसे कमा लेगा, कितना सारा लाभ कमा लेगा। आगे देखते हैं इसमें। तो वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का लोग 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, वस्त्र निर्यातक ने क्या करा, 300 रुपये प्रति कीमत के हिसाब से बेची होगी। कपड़ा और कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये। तो मतलब 300 रुपये का बेचा। अब उसमें क्या क्या लग रहा है, 100 रुपये तो उसमें कच्चे माल का मूल्य लग रहा है। कामगारों की जो मजदूरी थी वो 25 रुपये प्रति कमीज, और 25 रुपये उसने कार्यालय चलाने का खर्च। तो अगर इन सबको मैं प्लस करूँ तो ये होगा 150, है ना। तो 150 उसने लगाया, और बेचा कितने में उसने, बेचा उसने 300 में, तो उसको 150 रुपये का क्या होगा, 150 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा उसको, है ना। यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि जो वस्त्र निर्यातक करने वाला है उसको 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। देखो ना यहाँ पे, 100 रुपये तो उसका क्या होगा, कच्चा माल, 25 रुपये मजदूरी, और 25 रुपये उसका जो भी कार्यालय चलाने का खर्चा। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 150 रुपये। और वो बेच कितने में रहा है, 300 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा उसे, 150 रुपये का, है ना। आगे देखते हैं, बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है। अब प्रॉफिट हो किसको रहा है ना, मुनाफा हो किसको रहा है। तो बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादककर्ता के सुपरमार्केट से खरीदारी से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर खड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ, या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ लोगों को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कौन कौन से वो लोग थे, जैसे स्वप्ना थी, ये स्वप्ना नहीं, ये तो वो लिखा है कि बाजार में कौन से लोगों ने कितना लाभ कमाया। यहाँ पे स्वप्ना नहीं होगी,
है ना। यहाँ पे व्यापारी हो सकता है जिसने उसने व्यापारी हो सकता है, निर्यातक हो सकता है ना, जो यूएस में बैठ के दुकान चला रहा है वो हो सकता है। तो ये क्या है, ज्यादा लाभ कमाने वाले व्यक्ति हैं। उसी नीचे लिखा है कि जो कम लाभ कमाने वाले व्यक्ति हैं, तो उसमें स्वप्ना लिख सकते हो आप, है ना। हमारे जो बुनकर होते हैं, है ना, और जो एक जगह से दूसरे जगह हमारे छोटे व्यापारी होते हैं, है ना। इन्होंने क्या करा है, कम लाभ कमाया। बाजार और समानता की बात करूं मैं, तो विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, ठीक है, दिख रहा है मुझे। उसकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए कमा सके, है ना, जो फैक्ट्री में काम करने वाले। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटे किसान, झरोड़ के बुनकर, जो कड़ी मेहनत करी लेकिन बाजार में उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारी की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई। तो जो व्यापारी हैं उन्होंने बुनकरों से थोड़ा ज्यादा कमाया, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा निर्यातक कमा रहा है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते, है ना। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएगा तो वो अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ज्यादा कौन कमा रहा है, निर्यातक कमा रहा है ज्यादा, है ना। और हमारे जो विदेशी व्यापारी हैं, में लिख सकते हो आप यहाँ पे, विदेशी व्यापारी जो था ये, विदेशी व्यापारी, विदेशी व्यापारी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें देख रहे हैं कि सबको मुनाफा जो है वो बराबर नहीं मिल रहा है। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, ठीक। एक और लोगों को काम करने के लिए, क्या लिखा है, एक और बाजार लोगों को काम करने के लिए उन चीजों को बनाने बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते हैं या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, है ना, जैसे छोटी जो किसान स्वप्ना थी, उसके मामले में हमने देखा कि उसको ऋण लेने के लिए जो बड़े व्यापारी हैं उन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में हमने देखा था, तो कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में हमने कारीगरों के साथ देखा। तो सब चीज के लिए उन्हें बड़े व्यापारी या पैसे वाले धनवान लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों को दृढ़ता से पालन हो। तो हमने देखा कि जो जितने धनवान लोग हैं, जिनके बाजार में जो शक्तिशाली लोग हैं वही ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जो छोटे वर्ग के लोग हैं, ठीक है, स्वप्ना था, जो दादन व्यवस्था के अंदर बुनकर थे, है ना, छोटे व्यापारी हैं, वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। तो क्योंकि वो जो बड़े व्यापारी हैं उन पर निर्भर हैं, लोन के लिए हैं, जरूरत के सामान के लिए हैं, नौकरी के लिए हैं, उन सब पे निर्भर है। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सहकारी संस्थाएं बना सकते हैं जहाँ पे ये लोग आपस में मिलकर काम करें, और ये जो व्यापारी हैं उनको बीच में से हटा दिया जाए, डायरेक्ट सरकार के साथ या जो भी सामान खरीदना चाहे उनके साथ संबंध बना सके और कानूनों का दृढ़ता से पालन कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आप एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, जो हमने देखा था कि एक कमीज की कहानी, एक कमीज की कहानी में आपने देखा खुद ही कि एक छोटे व्यापारी से लेके जो एक रुई बना रहा है और जो लास्ट में उसको अमेरिका में वो शर्ट बेच रहा है ना। तो इसके बीच में कितने सारे लोग आए। तो आप जो एक कमीज पहन रहे हो कि आप अब एक अंदाजा लगा सकते हो कि वो किन किन चरणों से होके गुजरी है और कितने लोगों का उसमें योगदान है। तो आप इतना आपको समझ आ चुका होगा कि कितने इतने जितने भी लोगों ने इसमें काम किया उतने इसमें से कितनों ने मुनाफा कमाया, कितनों ने नहीं कमाया। तो ये चैप्टर आपको इसी बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका अगले चैप्टर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।